हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। आज हम रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, रीतिकाल से प्रश्न बनते कहाँ कहाँ से हैं। एक तो रीतिकाल के नामकरण से प्रश्न बनते हैं। रीतिकाल में जो कवि हैं उनकी रचनाएं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पूछी जाती है। और जो रचना जो कवि हैं, कवि के उपनाम वगैरह पूछे जाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। जहाँ से रीतिकाल के क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से बनते हैं वो सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या फिर हिंदी साहित्य का कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, फिर चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर देना। चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। पहले तो हम जानेंगे ये रीतिकाल है क्या, आखिर रीति का मतलब क्या होता है। तो रीतिकाल जो है, रीति का अर्थ होता है, रीति शब्द का जो प्रयोग है वो काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण के उदाहरण दिए जाते हैं वो रीति ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीति ग्रंथ। अब काव्यांगों के लक्षण का क्या मतलब है? लक्षण का अर्थ होता है परिभाषा। तो जिस काव्यांगों के परिभाषा और उदाहरण दिए जाते हैं वो ऐसे ग्रंथ क्या कहलाते हैं? रीति ग्रंथ कहलाते हैं। चलिए आगे हम समझेंगे इसको। नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है। रीतिकाल नाम जो दिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये रीतिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से विक्रम 1900 तक के कालखंड को क्या माना है? रीतिकाल माना है। चलिए आगे हम जानते हैं। मध्यकाल को जिन दो कालखंडों में बांटा गया था, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि आदिकाल, सबसे पहले हमारा आदिकाल आता है, फिर उसके बाद हमारा आदिकाल के बाद आता है हमारा मध्यकाल, फिर आता है आधुनिक काल। ठीक है, और मध्यकाल के ही दो भाग किए जाते हैं, एक है पूर्व मध्यकाल, एक है उत्तर मध्यकाल। तो जो हमारा उत्तर मध्यकाल है उसको तो हमने भक्ति काल का नाम दे दिया, लेकिन जो पूर्व मध्यकाल है वो तो भक्ति काल था, और जो उत्तर मध्यकाल है ये हमारा क्या कहलाया? रीतिकाल कहलाया। चलिए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रीतिकाल भी कहते हैं उत्तर मध्यकाल को। अब देखिए, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनते हैं अक्सर। रीतिकाल में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो रीतिकाल में क्या है? ये रीतिकाल के नाम जो कि इस प्रकार हैं। सब ने रीतिकाल का अलग अलग नाम दिया है। किसी ने इसको अलंकृत काल कहा है, किसी ने श्रृंगार काल, किसी ने रीतिकाल। तो किसने क्या नाम दिया है ये हम पढ़ लेते हैं। अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? इसको अलंकृत काल दिया है और रीतिकाल को। और श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल का नाम तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। ठीक है, और उसके बाद फिर रीति काव्य किसने कहा है? देखिए, ये बहुत पूछा जाता है रीति काव्य। क्यों? क्योंकि रीति काल और रीति काव्य में बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं ना, तो इसीलिए रीति काव्य को भी क्या लगा देते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि गलत हो जाएगा। तो रीति काव्य का जो नाम है, रीति काव्य नाम है रीतिकाल का, किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, चलिए अगला है कलाकाल। कलाकाल किसने कहा था? ये रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल नाम दिया था रीतिकाल का। आधार काल किसने कहा था? त्रिलोचन ने आधार काल कहा था। किसको कहा था? रीतिकाल को कहा था। चलिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 नाम, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमसे पूछा जाता है रीतिकाल में रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल की प्रवृत्तियों में सबसे पहले क्या है? रीति निरूपण है। क्या है? रीति निरूपण। ये क्या रहा था? ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रही थी, रीति निरूपण। रीति निरूपण का अर्थ है कि जो संस्कृत से
लक्षण लिए गए थे और उदाहरण अपने आप से दिए गए थे। तो ये क्या था, ये रीति निरूपण था। चलिए फिर दूसरा क्या था, श्रृंगारिकता। इस काल में सबसे ज़्यादा श्रृंगारिक प्रधान रचनाएं सबसे ज़्यादा इसमें की गई थी, क्योंकि इस टाइम भक्ति काल का अंतिम समय आते आते साहित्य में श्रृंगार अत्यधिक प्रधान हो गया था। साहित्यकार केवल अब धन के लिए जो रचनाएं अपनी करते थे वो धन की कमाने के लिए करते थे, मनोरंजन मात्र रह गया था। तो इस टाइम पर क्या थी, श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति अधिक थी। फिर तीसरा है हमारी अलंकारिकता। अलंकारों को इतना प्रयोग किया गया था इस रीतिकाल में, क्यों, क्योंकि रचनाओं में जब बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना और रचनाओं को अत्यधिक आकर्षक शब्दों को बढ़ा चढ़ा कर कहना है, तो इसीलिए अलंकारिकता शब्द का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया गया था। और सबसे ज़्यादा केशव दास ने अलंकार का प्रयोग किया था। ठीक है, केशव दास की रचनाओं में आपको खूब अलंकार का प्रयोग दिखेगा। भक्ति और नीति, भक्ति और नीति जो है ये भी इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। वीर काव्य की प्रवृत्ति, इस समय जो ये रीति काल था इसमें राजा महाराजाओं का समय था, और उस समय पर जो ये कवि लोग थे ये धन के लिए रचनाएं करते थे, और दरबारी कवि जो थे, दरबारी कवि वो अपने राजा की प्रशंसा करने के लिए विवश थे। क्यों, क्योंकि अगर वो राजा की प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के करते थे तो राजा उनसे प्रसन्न रहते थे। तो ये जो वीर काव्य की प्रवृत्ति थी ये भी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। नारी के प्रति दृष्टिकोण, देखिए रीतिकाल में नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही ज़्यादा संकुचित था, संकुचित दृष्टिकोण था। नारी को जो एक भोग की वस्तु के रूप में ही देखा जाता था। तो ये प्रवृत्ति थी रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रवृत्ति रीतिकाल की है और कौन सी नहीं है। चलिए आगे है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो थे उन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत, ये इनका जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ। ठीक है, एक तो क्वेश्चन का आपका ये भी पूछ लिया जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है ये। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में, 3 खंडों में बांटा था। किसने बांटा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्या क्या, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्ति। ये आपने तो अक्सर पढ़ा होगा कि रीतिकाल का विभाजन रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, लेकिन ये आपने शायद आपको ना पता हो कि किसने किया था, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारा। तो रीतिबद्ध का अर्थ क्या है, रीतिबद्ध का अर्थ ये है कि जिसमें रचनाएं, रीतिबद्ध का अर्थ है रचना और लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है, यानी कि लक्षण और उदाहरण में बंद कर की गई रचना हमारी रीतिबद्ध कहलाती है। क्या है, रीतिबद्ध रचना का अर्थ है रचना लक्षण और उदाहरण से बंधी हुई हो, उससे युक्त हो। तो ऐसी रचनाएं किसने की थी, केशव दास ने की थी, सेनापति देव, चिंतामणि, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर, ग्वाल और भूषण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सभी कैसे हैं, ये सभी रीतिबद्ध रचनाकार हैं। फिर उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है रीति सिद्ध। कौन सा है दूसरा, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध का क्या अर्थ होता है, रीति की परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाओं को क्या कहते हैं, रीति सिद्ध कहते हैं। इसका मतलब ये है लक्षण उदाहरण की परंपरा, लक्षण दिया है, इसमें लक्षण दिया है, लक्षण नहीं दिया, केवल उदाहरण दिया गया है। ये जो रीति सिद्ध वाले थे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लक्षण नहीं दिया, यानी कि परिभाषा नहीं दी, केवल उदाहरण दिया है। तो ऐसी रचनाएं क्या हैं, हमारी रीति सिद्ध रचनाएं कहलाती हैं। यानी कि रीति की परिपाटी के अनुकूल तो हैं लेकिन स्वतंत्र हैं, यानी कि उदाहरण जो है इन्होंने स्वयं से दिया है, लक्षण नहीं दिया, केवल उदाहरण दिए हैं। चलिए तीसरा है फिर हमारा रीति मुक्त।
अब रीति मुक्त में क्या है, रीति, हाँ, और ये रीति सिद्ध जो थे, रीति सिद्ध के कवि जो थे वो बिहारी प्रमुख हैं। और ये भी बहुत पूछा जाता है कि रीति सिद्ध के कवि कौन है, तो ये बिहारी ने जो बिहारी सत्सई लिखी थी वो रीति सिद्ध के कवि ये बिहारी जी हैं। ठीक है। रीति मुक्त इस तरह की रचनाएं किसने की थी, रीति ग्रंथ परंपरा की साहित्य रूढ़ियों से मुक्ति, यानी कि जो रीति की परंपरा चली आ रही थी कि लक्षण और उदाहरण देकर जो रचनाएं होती थी, तो उसकी परंपरा से अलग, यानी कि उससे हट के लक्षण और उदाहरण की परंपरा से मुक्त होकर जो रचनाएं की गई वो रीति मुक्त रचनाएं कहलाती थी। ठीक है। और ये रीति मुक्त के कवि कौन कौन से हैं, घनानंद है, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये इतने कैसे हैं, रीति मुक्त कवि हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कौन से कवि रीतिबद्ध हैं, कौन से रीति सिद्ध हैं, कौन से रीति मुक्त है, और जिसमें से ये बिहारी जी जरूर पूछे जाते हैं। आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए जहाँ से रीति काल से प्रश्न है, तो उसमें देखोगे आप कि बिहारी जो है ये रीति सिद्ध कवि जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला है हमारा अब हम इसके बाद इसके बाद है हमारा, ये तो हमारी रचनाएं ये और जो हमारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि अब जो हमारे कवि हैं बिहारी, चिंतामणि भूषण, इनकी सबकी रचनाएं, इनका जन्म काल जो है, जन्म वर्ष, और साथ में इनका जन्म किस स्थान पे हुआ, इन सभी से भी प्रश्न बनते हैं हमारे रीतिकाल में। तो चलिए हम इन सबको भी पढ़ लेते हैं। हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं उन्हीं की चर्चा हमने इसमें की हुई है। और वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट में मैंने ट्रिक बताई हुई है कि किस तरीके से इनके जन्म को कालक्रम के अनुसार भी हम याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी दास जो हैं उनका जन्म संवत, ये सारे जो जन्म तिथियाँ दी गई, जन्म का वर्ष दिया गया सन, ये सब संवत में दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहारी का जन्म 1660 में बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ठीक है। इनकी प्रमुख रचना जो है वो है बिहारी सत्सई, बहुत पूछी जाती है, शायद आपको पता भी हो। चलिए अगला है हमारे चिंतामणि का जन्म 1666 संवत में हुआ था और तिकवापुर कानपुर में इनका जन्म हुआ था। और कविकुल कल्पतरु ये जो है इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। ये नाम गलत है, कुछ इसमें मिस्टेक है नाम में, अभी देखती हूँ, एक मिनट। जी हाँ, ये कविकुल कल्पतरु ही है, सनी ये गलत है, ये इतना ये कट ये है। ठीक है। काव्य विवेक, छंद विचार और काव्य प्रकाश, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं चिंतामणि की। अगले हैं हमारे भूषण जी। इनका जन्म जो है 1670 संवत में हुआ था। कब हुआ था? 1670 संवत में तिकवापुर कानपुर में हुआ था। शिव बावनी और भूषण हजारा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भूषण जी की। ठीक है। और बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। अगला है हमारे मतीराम का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ था तिकवापुर कानपुर में। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो फूल मंजरी है, मंजूरी नहीं है, मंजरी, फूल मंजरी है। ठीक है। और ललित ललाम, सत्सई, वृत्त कौमुदी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। वैसे तो इनकी कई सारी रचनाएं हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं यही हैं। अगले हैं जसवंत सिंह की जो जन्म था वो 1683 ईस्वी में हुआ था और ये मारवाड़ राजस्थान के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको भी इसमें इसकी भी चर्चा की हुई है। भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, ये इनकी जसवंत सिंह की प्रमुख रचना है दोनों। ठीक है। अगले हैं हमारे बेनी का जन्म 1700 में हुआ था और ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और नवरस तरंग इनकी प्रमुख रचना है बेनी जी की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सुखदेव मिश्र जो हैं उनका भी जन्म 1700 संवत में हुआ था और ये दौलतपुर रायबरेली के रहने वाले हैं। इनका जन्म दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। अगले हैं हमारे
देवदत्त, इनका जन्म 1746 ईस्वी में इटावा में हुआ था। ये पूछे भी जा चुके हैं, एक दो क्वेश्चन, ये एक आध पेपर में पूछा गया है, मैंने किसी में पढ़ा था, शायद टीजीटी में पूछा गया था कि देवदत्त इनका एक नाम इनका ही नाम देव भी है। देव कवि जो वो है उन्हीं का नाम देवदत्त और देव एक ही है। इटावा में हुआ था। और काव्य रसायन, देव माया प्रपंच, भाव विलास ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जाति विलास। भिखारी दास का जन्म 1760 संवत में हुआ था डोंगा में। और रस सारांश, काव्य निर्णय, शब्द नामकोश और शतरंज शतिका ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से काव्य निर्णय खूब पूछी जाती है। रस सारांश और काव्य निर्णय खूब पूछी जाती हैं। चलिए फिर उसके बाद आ जाते हैं घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1746 संवत में दिल्ली में हुआ था। इश्क लता, कृपानंद, निबंध, रसकेली वल्ली, पदावली, यमुना यश और विरह लीला ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। घनानंद एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, ये चीज़ है, ठीक है। और चलिए अगला हम देखते हैं रसलीन जो हैं वो 1700 रसलीन जो है संवत 1700 में इनका जन्म है, 1770 में। और बिलग्राम हरदोई में इनका जन्म हुआ था। और अंग दर्पण और रस प्रबोध मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंग दर्पण भी, ये जो जितनी भी लिखवाई हैं, वैसे बहुत सारी रचनाएं इनकी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं ही लिखवाई हैं जो कि पेपर में बार बार पूछी गई हैं। चलिए फिर उसके बाद आ जाते हैं बोधा का जन्म 1804 संवत में बांदा में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है विरह वारिस और इश्कनामा। फिर उसके बाद आ जाते हैं पद्माकर का जन्म 1810 संवत में बांदा में हुआ था। पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर, प्रबोध पचासा ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर उसके बाद ग्वाल कवि का जन्म कब है? 1830 संवत में मथुरा में। हमीर हठ, यमुना लहरी और कवि दर्पण ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो हमारी लास्ट में जो हमने बोला था आपको कि एक ट्रिक देंगे जिसके द्वारा आप जो है इनको सीक्वेंस से नेट JRF में या फिर कई बार TGT PGT में इनके जन्म को क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। तो इसके लिए सभी को बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे कवि हैं ना ये रीतिकाल के, तो इसके लिए एक ट्रिक है। इसको आप ट्रिक को बस सिर्फ एक ही दोहे की तरह याद कर लीजिए। इसके द्वारा आप ना इनके सभी जितने भी रचनाकार हैं रीतिकाल के, इनके जन्म को क्रम से लगा पाएंगे। तो जैसे बीच भूमि जस लेन को बेनी देव धाये, घनानंद दिए भीख रस बोप जी पाए। बस इतना ही आपको याद करना है। तो देखिए बीच में ब से क्या हो जाएगा हमारे बिहारी, और च से हो जाएगा चिंतामणि, भ से हो जाएगा भूषण, भू से भूषण, मी से हमारा कुछ भी नहीं है, जो ब्लैक है वो उससे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो ये रेड कलर से हो रखा है, रेड कलर से जो लिखा हुआ है, इससे हमारे कवि बनते हैं। और जो ब्लैक से है उससे कवि नहीं बन रहे हैं। तो जस से जसवंत सिंह, लेन को ऐसे ही है। और बेनी से बेनी बन गए, देव से देव बन गए, धाय घनानंद बन गए, भीख से भिखारी दास बन गए, रस से रसलीन बन गए, और बोप पास से हमारे पद्माकर बन गए, और जी पाए, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। पूरे इतने सारे जितने भी मैंने इसमें कवियों की चर्चा की है, उन सभी कवियों के क्रम से इनका जन्म इस एक ट्रिक के द्वारा आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंडों के पास इसको शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।